सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज जो माहौल पूरे देश में जो चल रहा है, ज्ञान तर्क विवेक के खिलाफ जो पूरा नैरेटिव रचा जा रहा है, ऐसे माहौल में देश हरियाणा सत्यशोधक फाउंडेशन, सुभाष जी और उनकी पूरी टीम, धन्यवाद कि उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है कि आज के माहौल में ये आयोजन हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आज मौजूद नहीं हैं, उसमें कोरोना का फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो नहीं हैं अपने अपने कामों की वजह से, वो भी इंतज़ार करते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब रिपोर्ट देश हरियाणा में छपेगी, कब उसके बारे में पढ़ेंगे वो। और हरियाणा में पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं लगातार, जिसमें साहित्य, संस्कृति और ज्ञान विवेक को समाज तक फैलाने के प्रयास हुए हैं। अभी जो ये प्रयास जारी है, इसमें निरंतरता का तत्व है, तो ये भी काबिल तारीफ है। मेरे को बात रखनी है कि आज शैक्षणिक परिदृश्य है जो विश्वविद्यालयों में, वो कैसा है, वो किस तरह का है। मतलब आप सभी शिक्षा से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, बहुत सारे नौजवान साथी भी यहाँ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल नहीं है। शैक्षणिक परिदृश्य है जो वो बेहतर नहीं है। आमतौर पे यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लेते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी तैयारी के लिए दाखिला लेते हैं। और 7-7, 8-8 घंटे तक बैठ के लाइब्रेरियों में रट्टाफिकेशन करते हैं, गोलदारे लगाते हैं, इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं उनको नोट करते हैं। और हॉस्टलों में भी बाकायदा वो इसलिए मतलब वहाँ अपना डेरा जमाए रहते हैं ताकि किसी न किसी में उनका एडमिशन मतलब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और वो फिर अपना करियर उनका सेट हो जाए। मतलब इसमें कोई, वैसे व्यवहारिक तौर पे देखा जाए इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि भाई सब अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि नौकरियां इतनी कम हैं, निजीकरण हो रहा है हर सेक्टर का, सरकारी संस्थानों का, और उस निजीकरण की वजह से नौकरियां लगातार बहुत कम होती जा रही हैं। अभी एमडीयू का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ 2017 में एक चपरासी की वैकेंसी निकली थी जो कि डीसी रेट पे थी। वो 92 वैकेंसी थी, उसके लिए 22,000 लोगों ने अप्लाई किया था। कुछ दिन पहले यूपी में 62 वैकेंसी चपरासी की निकली थी, चपरासी और डाकिये की। उन 62 वैकेंसियों के लिए 93,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें 3700 पीएचडी होल्डर भी थे। ये एक बहुत असुरक्षा का माहौल है, क्योंकि तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी अपना करियर सेट कर लें और कुछ मतलब बन जाए फटाफट। अभी इसमें और एक दो फैक्ट पे अगर बात करें, अभी एनसीआरबी का डाटा आया था 2019 का। 2019 में देश में हर घंटे 3 बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार ने आत्महत्या की है। हर घंटे 3 लोगों ने। सरकार अर्ध बेरोजगार किसको मानती है? जो रेहड़ी खोमचा लगाते हैं, जो पटरी वगैरह लगाते हैं, जो मतलब इस तरह का काम करते हैं जो काम परमानेंट नहीं होता। मतलब वो आज लगा लिया, कल नहीं लगाया, मौसम ख़राब हो गया तो चीज़ें मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो भी ख़राब हो गया। मतलब कहने के कुल मिला के बात ये है कि जिस देश में हर घंटे 3 बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, और खुद ये भी सरकारी डाटा ही बताता है कि 2007 से लेकर 2016 तक देश में 75,000 लोगों ने सुसाइड किया है, नौजवानों ने, खासतौर पर छात्रों और युवाओं ने। एमडीयू में भी हम लोग देखते हैं महीने 2 महीने बीतते बीतते कोई ना कोई छात्र छात्रा, खासतौर पर जब एडमिशन का टाइम होता है, जब रिजल्ट का टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कमरों में ही कहीं लटके मिलते हैं। पता चलता है कि भाई बहुत लोग भागते दौड़ते हैं, लेकिन जो उसकी दिक्कत ये जिस कारण से हो रही है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, खासतौर पर सरकारों का ध्यान नहीं है। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई सरकारी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। हम कहते हैं इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। वो हम क्यों कहते हैं? सीधा सीधी जो सरकार की मौजूदगी का, यानी कि सरकार के होने का जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो यही है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। मैक्सिमम जो 80-85% कुल बजट टैक्स का जो हिस्सा है वो जनता की जेब से जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद बिल्कुल जायज़ है, कि सरकार उसके बदले में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे, लोगों को बेहतर शिक्षा दे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे, भाई सम्मान दे बुज़ुर्गों को,
महिलाओं के लिए, समाज के जो अलग अलग तबके हैं उनके लिए सरकार सोचे, उनके लिए काम करे। लेकिन सरकारें चाहे उसमें कोई भी हो, फिलहाल बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी और भी तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो जिम्मेदारी है उनसे लगातार हाथ खींचा जा रहा है। अभी खट्टर साहब भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। भाई नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। पिछले साल ही देश में 8,82,000 बच्चे 5 साल से जिनकी उम्र कम थी वो परलोक सिधार गए, वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। क्यों? सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरे हालात हैं। अभी राजस्थान के कोटा में 108 बच्चों की मौत हुई है। कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी यही हालात थे। तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकती, नहीं देती दिखता है। सरकार बेहतर शिक्षा नहीं दे सकती। स्कूलों को लगातार, हरियाणा में भी 1,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं सरकारी। तो सरकार शिक्षा नहीं दे सकती, सरकार अच्छा दवा इलाज नहीं दे सकती, सरकार रोजगार नहीं दे सकती। फिर सरकार है किस लिए? फिर सरकार का औचित्य क्या है? मतलब सरकार फिर है किस लिए? और ये तो हालात हैं रोजगार के, ये हालात हैं बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्याएं होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो 2016 में हरियाणा में आरक्षण के नाम पे जो दंगे हुए हैं, मैं उनका साक्षी हूँ। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से जो हताशा नौजवानों के अंदर घर करती है। वो लाइब्रेरी में बैठ के 8-8, 10-10 घंटे रट्टे मारते हैं, फिर उनका कहीं नंबर नहीं आता। तो इसमें ये चीज़ हो सकती है कि एक जातिवादी मानसिकता हमारे समाज में लगातार है मौजूद, और उस जातिवादी मानसिकता को लगातार बरकरार भी रखा जाता है। अलग अलग अपने चुनावी एजेंडे की वजह से या अपने अपने हितों की वजह से उसको बरकरार भी रखा जाता है और उसको बढ़ावा भी दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद जो विनाश लीला रची जाती है, हरियाणा भी उसका एक उदाहरण है। और मराठा मूवमेंट के नाम से मराठा मानुस आंदोलन जब हुआ था महाराष्ट्र में, मराठा आंदोलन को लेके, वो भी इसी में शामिल है। और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के मूवमेंट चलते रहते हैं। तो उसमें नौजवान जो ज़्यादा शिरकत करते हैं उनके पीछे एक उनका ये असुरक्षा बोध भी रहता है कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिली, हम पिछड़ गए। वो एक व्यापक तौर पे चीज़ों को नहीं देख पाते, और ना ही जो सरकारी मशीनरी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उनको व्यापक तौर पे चीज़ों को देखना सिखाती है। तो एक इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक निजीकरण की बात है, मैं MDU से ही शुरू करता हूँ। वहाँ जो हालात हैं, 54% वहाँ की फैकल्टी बिल्कुल खाली है। मतलब 54% टीचर नहीं है परमानेंट। उनमें से 27% टीचर ऐसे हैं जो एड होक पे हैं, और 27% पद बिल्कुल ही खाली हैं। अब पूरी दुनिया भर में आज आप सबको पता है कि मंदी छाई हुई है, और मंदी कुछ और नहीं होती। मंदी ये होती है कि जो निवेशक है, यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो पूंजीपति है, उनके पास लाभप्रद निवेश की संभावनाएं उनकी खत्म होती चली जाती हैं। लाभप्रद निवेश वो किसी सेक्टर में नहीं कर पाते। कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचता जहां उनको वो इन्वेस्टमेंट करें, बदले में उनको ज़्यादा बढ़ा हुआ मुनाफे के साथ वापसी वसूली हो। आज शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें लाभप्रद निवेश की संभावना है, और सरकार यही करने जा रही है कि लगातार वो, चाहे उसमें सेमेस्टर सिस्टम की हम बात कर लें, FIUP की बात कर लें, CBCS की बात कर लें, HECI जो UGC की जगह पे आने वाला है उसकी बात कर लें, इनमें लगातार शिक्षा व्यवस्था को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगातार अमेरिकी पैटर्न के अनुसार ढालने की कोशिश हो रही है, ताकि एक समय ऐसा आए जब इस पूरे शिक्षा तंत्र को सीधा का सीधा जो विदेशी पूंजीपति वर्ग है वो इसको सीधा का सीधा कोप्ट कर ले, और कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को, विश्वविद्यालयों को एक डिग्री, जैसे शॉपिंग मॉल में हम पैसा देते हैं और सामान खरीदते हैं, ऐसे ही डिग्रियों का शॉपिंग मॉल बना दिया जाए यूनिवर्सिटी कॉलेजों को। और जो हम लोग, क्योंकि जो इंसान चीज़ों को बदलना चाहता है वो एक आदर्श स्थापित करता है। जैसे अभी साथी लोग भी बात कर रहे थे कि भाई शिक्षा तो रीढ़ की हड्डी समाज की होती है, और यहाँ पे हम समाज को बेहतर बनाने के गुर सीखते हैं, हम सत्य, विवेक, न्याय, इस तरह के विचारों को ग्रहण करते हैं और समाज को बदलने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन इसकी तो बात आप छोड़ ही दीजिए। मतलब इस तरह के आदर्शों को कहाँ तक, कितने तक, कहाँ तक लागू किया जाएगा और कहाँ तक उनको
वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। सरकार की जो बुनियादी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर टैक्स जनता से लेती है तो बदले में उसको बेहतर शिक्षा दे। सरकार उससे एकदम सीधा सीधी हाथ खींच रही है और लाभप्रद निवेश की संभावनाएं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में है, इसलिए उसको पूंजीपतियों के हाथों बेचने की पूरी तैयारी हो रही है। यही उदारीकरण, निजीकरण जिसको कहा जाता है, बस वही है। मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच के, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के और शिक्षा को एक बाजारू माल बनाने की तैयारी में है। हाँ, जो एमडी यूनिवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ 54% फैकल्टी बिल्कुल खाली है। उसके बाद जो आप देखिए कि जो टीचर जो पढ़ाते हैं, मान लो 54%, 27% जो एड होक पे भी हैं, उसमें ज़्यादातर वो हैं जो नेट जिन्होंने क्लियर कर रखा है, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ उनको एड होक पे भी लगा दिया है। तो जिनको खुद ही नौकरी की चिंता है, जिनको खुद ही ये है कि भाई वो अपना करियर कैसे बनाए, वो फलानी भर्ती का एग्ज़ाम उनका है, इंटरव्यू आना है, तो वो तो लाइब्रेरी में वो खुद ही रट्टा मारेंगे। वो जो क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की बात है, रचनात्मकता के साथ पढ़ाने की बात है, वो सब नहीं कर पाएंगे। मुझे जो लगता है कि लगातार छात्रों के बीच में हम लोग एक जितनी भी अपनी ताकत है उसके साथ काम कर रहे हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि छात्र आबादी को एक तो ये एहसास उसको कराया जाए कि भाई शिक्षा है वो सरकार समान और निःशुल्क शिक्षा की जो बात है वो सरकार अगर देगी भी तो वो हमें एहसान नहीं हमारे ऊपर करेगी, वो हमारा हक है, ये हमारा हक है। ये एहसास छात्रों को कराया जाए और साथ साथ जो व्यापक आबादी है, आम जनता है, उस तक भी शिक्षा के महत्व को ले जाने की ज़रूरत है। और उदारीकरण, निजीकरण का जो बुलडोजर लगातार चल रहा है, लोगों को रौंदता हुआ चल रहा है, उस बुलडोजर को भी मुझे जो लगता है कि हम लोग तभी रोक पाएंगे जब व्यापक तौर पे छात्रों का, युवाओं का मूवमेंट खड़ा हो और सही लॉजिक के साथ वो चीज़ों को समझे। जैसे अभी चलते चलते जो आरक्षण पे बात हुई थी, हमें लगता है कि जैसे एक तो पास होने का क्राइटेरिया है कि भाई 35% जिसके अंक हैं वो पास है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसके 35% है वो पास है। उसके बाद भर्ती में अगर वो जाता है तो वहाँ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया तय होते हैं, तो उसमें योग्यता और अयोग्यता की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि 35% जिसने ले आए उसके पास बेयर मिनिमम नॉलेज है उस सब्जेक्ट की और वो उसमें क्वालिफाई है। तो एक तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरा, जब भी रिजर्वेशन का कोई मूवमेंट खड़ा होता है, रिजर्वेशन की कोई बात होती है, तो समाज दो धड़ों में बट जाता है और एक धड़े को लगता है कि भाई हमारी नौकरी पे संकट आने वाला है, हमारे पास जो अवसर हैं उन पे संकट आने वाला है, और दूसरे धड़े को लगता है या उनको ऐसा लगवाया जाता है कि भाई हमारे पास अवसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे अवसर छीन के ले जा रहे हैं। मतलब एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करके उसमें उलझा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब अफगानिस्तान पे हमला किया था अमेरिका ने, तो बुश ने क्या बोला था कि या तो आप तालिबान के साथ हैं या आप हमारे साथ हैं। हमें इससे थोड़ा सा अलग हट के सोचने की ज़रूरत है। हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि शिक्षा सब के लिए होनी चाहिए, हर काम करने योग्य इंसान को रोजगार मिले और हर एक को निःशुल्क और समान शिक्षा मिले। ये हमें अपने एजेंडे में सेट करने की ज़रूरत है और ये व्यापक तौर पे फैलाने की ज़रूरत है। मतलब व्यापक आबादी के बीच में इस चीज़ को ले जाने की ज़रूरत है। उदारीकरण, निजीकरण की जहाँ तक बात है, उसको हम तभी रोक पाएंगे जब व्यापक जनता का, आम छात्रों, युवाओं का मूवमेंट खड़ा होगा। धन्यवाद।